खबर है जहां तेल के टैंकर से शराब जब्त की गई है। उत्पाद विभाग ने शराब जब्त की है। 25 लाख रुपए की शराब बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 200 पेटी से ज्यादा शराब मिली। अरुणाचल प्रदेश निर्मित ये शराब बताई जा रही है। मौके से ड्राइवर फरार हो गया है। तो बड़ी कार्रवाई पुलिस की टीम की तरफ से की गई। मुजफ्फरपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। 200 पेटी से ज्यादा शराब पुलिस की टीम ने जब्त की है और लगातार देखिए कार्रवाई की जा रही है। तेल के टैंकर से ये शराब जब्त की गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। यही वो तेल का टैंकर है जिसे बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा पेटी शराब की ले जाई जा रही थी। अरुणाचल प्रदेश निर्मित ये शराब में शराब पकड़ा गया है जिसमें 200 से ऊपर पेटी है। अभी काउंटिंग उसका किया जा रहा है। फॉरेन लीकर है। कहाँ से लाई जा रही है? ये फॉर सेल इन अरुणाचल प्रदेश है। नागालैंड नंबर है गाड़ी पर। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तेल के टैंकर से भारी मात्रा में शराब जब्त की है। आप हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं यह तेल टैंकर यही पकड़ी गई है और सकरी सरैया में, मुजफ्फरपुर के सकरी सरैया में उत्पाद विभाग की टीम ने इस टैंकर को पकड़ा था। जिस टैंकर में तेल होनी चाहिए थी, उस टैंकर में भारी मात्रा में शराब की खेप मिली है। करीब 200 पेटी शराब मिली है जिसकी अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। वहीं अररिया में भी 1 करोड़ रुपए की विदेशी शराब जब्त की गई। पुलिस ने राजस्थान के 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। जोकीहाट पुलिस ने जूट लदे ट्रक से 4275 लीटर शराब जब्त की है। शराब की खेप अरुणाचल प्रदेश से फारबिसगंज जा रही थी। जोकीहाट थाना अंतर्गत एक ट्रक पे हम लोग नजर बनाए हुए थे, उसको रोका गया। उसमें जो है जूट लदा हुआ था। फिर उसको गहनतापूर्वक सर्च किया गया तो उसमें शराब बरामद हुई। ट्रक जो है वो यूपी का नंबर का है। उसमें से दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, वो राजस्थान के हैं। टोटल जो अमाउंट है लिकर का वो 4275 लीटर है। एक बड़ी खेप हम लोग के द्वारा पकड़ी गई। जोकीहाट थानाध्यक्ष और उनकी टीम ने एक अच्छा सराहनीय कार्य किया है। बेतिया के बैरिया में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर शराब कारोबारी आमने सामने हैं। शराब माफिया विशाल चौधरी की गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने अमरूद चौधरी नामक एक व्यक्ति की पिटाई कर दी। साथ ही उसके बाइक को भी आग लगा दी। बैरिया में शराब कारोबारी विशाल चौधरी को शराब बेचने की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था। विशाल चौधरी के समर्थकों ने शिकायतकर्ता ग्रामीणों के साथ मारपीट की। साथ ही उसकी बाइक भी फूंक दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को खदेड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। एक गुट को संरक्षण देने के आरोप में एक एएसआई को निलंबित किया गया है। अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के आवास पर एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर पहुंच गया। पिस्टल लेकर सांसद आवास में घुसने के बाद हड़कंप मच गया। सुरक्षा कर्मियों ने उस शख्स को दबोच लिया और इसके बाद पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया है। पकड़े गए व्यक्ति का नाम अब्दुल्ला है जो बनगामा का रहने वाला बताया जा रहा है। हिरासत में लिए गए शख्स से अब पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। मामला कोई नहीं है। वो मासूम जो है ना, मासूम जो है कि मेरा दुश्मन है, वो बदमाश को लगा दिया है। इसीलिए मैं इस हथियार को अपने सुरक्षा के लिए रखा है। मैंने सीजीएम साहब को भी बोला था। कौन हथियार है? हाँ? कौन हथियार है? क्या बोलता है? पिस्टन। आपका अपना है? निजी है? हाँ निजी है। चलिए, लाइसेंसी है? लाइसेंस आवेदन दिए हैं लेकिन बना नहीं। जो आगंतुक आ रहे थे उसका जांच करने में के क्रम में उनके कमर में आग्नेयास्त्र था, जो है उसकी सूचना माननीय सांसद के द्वारा दिया गया था। हम लोग उसको तत्काल हिरासत में लिए हैं। छत के ऊपर आ रहा था, उसका कमर का तलाशी लिया तो वो भागने लगा। उसको दबोच के मेरा गार्ड ने पकड़ा है और उसके कमर से जो है पिस्टल निकला है। तो उसका मानसिकता क्या होगा? पिस्टल लेके मेरे घर कोई आता है तो निश्चित रूप से अब यह जांच का विषय है। पुलिस ले गई है, उसको जांचेगी। सीमांचल में गाय और मवेशी की तस्करी जारी है। पूर्णिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीती रात 2 ट्रक से लदे 100 से ज्यादा गाय को पकड़ा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस की 112 टीम को सूचना देने पर उल्टे पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही धमकी देना शुरू कर दिया। आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ता मधुबनी थाने में धरने पर बैठ गए। किसी के पैर के साथ बांधा हुआ था ताकि वो उठ भी नहीं। पता नहीं कितने किलोमीटर से वो चल करके आ रहे थे, तब उनको अंतिम
उनको चारा मिला होगा ये भी जानकारी नहीं, और कहाँ जा रहे थे ये भी जानकारी नहीं है। तो ये जितना भी इसकी निंदा की, क्योंकि हमारे संविधान में पशु के ऊपर भी कोई अत्याचार करे, इस अत्याचार को बहुत कड़ाई से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी सजा सुनाया जा चुका है। एक व्यक्ति और 45 रास जो है मवेशी था, जो सिमरी बख्तियारपुर हटिया से ले जा रहा था आगे, वो पकड़ाया गया है। और स्थानीय लोगों ने भी इसकी सूचना दी थी, स्थानीय लोगों की मदद से भी पकड़ाया गया है। और एक गाड़ी भाग गया था जिसको 0 माइल पर इंटरसेप्ट करके पकड़ा गया है, उसमें 55 रास मवेशी है। छपरा में पुलिस और एनजीओ की टीम ने मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अमनौर और मकेर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 31 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया। बताया जा रहा है कि फिल्मों में काम करने का झांसा देकर अधिकांश लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में काम करवाया जा रहा था। लड़कियों को पूरे पैसे भी नहीं मिल रहे थे। पुलिस ने 4 ऑर्केस्ट्रा संचालक को भी गिरफ्तार किया है। ये लड़कियां अरेस्ट नहीं हुई, इन सभी को रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि माइनर लड़कियां हैं और इनको बहला फुसला करके दूसरे राज्यों से ला करके यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा के धंधे में धकेल दिया गया था, जहाँ पर इनको अलग अलग तरीके से प्रलोभन दे करके, कोई जॉब का लालच, कोई इसका पैसे का लालच, कोई प्रेम प्रसंग। खबर आपको वैशाली से बताते हैं, जहां कश्मीर में आतंकियों के हमले में मारे गए सेफ्टी मैनेजर फहीम नसीर का शव उनके पैतृक घर पहुंचा, जिसके बाद माहौल गमगीन हो गया। फहीम वैशाली जिले के कटहरा थाना क्षेत्र स्थित अबाकवरपुर गांव के रहने वाले थे, जिनकी मौत पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। गांव के कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। गोली लगा था कश्मीर में। बहुत अच्छे थे सब, बच्चा सबका हौसला था कि हम IPS बनेंगे, ये बनेंगे। कितने बच्चे हैं? 3 लड़की है, 1 लड़का है। BDO साहब, CO साहब आए थे, हौसला दिए हैं बच्चा सबको। इस जो घटना जो हुई है उसको किस रूप में देखते हैं आप? किस तरह से निहत्थे लोगों पे वार किया जा रहा है? आतंकवाद वार किया, 6 आदमी मारे गए वहाँ। ये उग्रवादी हमला कर दिया, गोली लग चुका है, लेकिन नाम क्लियर नहीं हुआ था उस टाइम, बाद में क्लियर हुआ। कितने बच्चे हैं उनको? क्या कुछ? 3 बच्चे हैं। कब से? 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे, 2 लड़का 2 लड़की। अच्छा, 2 लड़का 2 लड़की। कब से थे वहाँ पे? वहाँ पे करीब 7 साल से। 7-8 साल से। आतंकी हमले में मारे गए वैशाली के फहीम नसीर के घर पर मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। गम और आक्रोश के बीच फहीम नसीर की छोटी बेटी जिक्रा फहीम ने सरकार से आतंकियों पर कार्रवाई करने की मांग की। न्यूज़ 18 से बात करते हुए जिक्रा ने कहा कि न सिर्फ उसके पिता बल्कि इस हमले में जितने भी लोग मारे गए उनके परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। उसने कहा कि उनके पिता का क्या कसूर था जो इस तरह आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी, जबकि पिता मुझे IAS ऑफिसर बनाना चाहते थे। कटहरा थाना क्षेत्र के इस गांव में फहीम नसीर जी का घर है। फहीम नसीर जी जिनकी हत्या जो है आतंकियों ने कश्मीर में कर दी थी। कश्मीर में वो बतौर सेफ्टी मैनेजर कार्यरत थे और आतंकी हमले में उनकी जान चली गई। उनके पिता के साथ जिस तरह की घटना हुई उसको लेकर क्या आगे आप क्या सोचते हैं? कैसे आपके पिता जो थे आपको क्या बनाना चाहते थे, क्या कुछ करना चाहते थे? मेरे पापा मेरे को IAS ऑफिसर बनाना चाहते थे। पापा हमेशा से बोलते थे कि बेटा तुम IAS ऑफिसर बनना, लेकिन अब मेरे कौन पढ़ाई का खर्चा देगा। मेरे पापा हम लोग को छोड़ के चले गए। मेरे पापा तो मतलब बेकसूर थे ना, वो क्यों मारा उन्होंने उनको गोली? कंपनी के पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। मेरे पापा को बचाने के लिए पापा के साथ साथ और 6 लोग भी गए। उनको भी तो इंसाफ मिलना जरूरी है ना। अब मैं IAS ऑफिसर बनूंगी और उसके लिए गवर्नमेंट को मेरा खर्चा उठाना पड़ेगा। मेरी मम्मी अकेले नहीं कर पाएगी इतना। हम IAS ऑफिसर बनेंगे, मेरे पापा का सपना था और वो सपना मेरे को पूरा करना है। मैं बोलना चाहती हूँ कि इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे पापा को इंसाफ मिले। पापा को नहीं, वहाँ पे जितने लोग के साथ वो गोलीबारी किए थे उनको भी इंसाफ मिले। ये देखिए फहीम नसीर जो मारे गए आतंकी हमले में उनकी बेटी थी, चीख कर ये कह रही है और सरकार से ये गुहार लगा रही है कि न सिर्फ उनके पिता बल्कि उस हमले में जितने लोग मारे गए उनके परिवार को इंसाफ मिले और सरकार कहीं न कहीं इस परिवार को भी मदद करे। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 वैशाली।
सहरसा में निर्माणाधीन पैक्स भवन धराशायी होकर गिर गया। निर्माण के दौरान पैक्स भवन धराशायी हो गया था और इस दौरान 4 लोगों के जख्मी होने की खबर है। 69 लाख की लागत से सहकारिता विभाग पैक्स भवन का निर्माण कर रहा था। घटना पतरघट प्रखंड के पामा पंचायत के वार्ड नंबर 10 का है, जहां पैक्स भवन का एक तरफ की दीवार पूरी तरह गिर गई। पैक्स भवन का गिरना योजना में बड़ी लूट खसोट की तरफ इशारा कर रही है। स्थिति जानने की कोशिश की, उन्होंने इस संबंध में कुछ बताया तो नहीं, लेकिन फिर अन्य लोगों से बगल के पैक्स अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने किशनपुर पैक्स अध्यक्ष से तो उन्होंने बताया कि ऐसी घटना हो गई है और 4-5 मजदूर जख्मी हैं, लेकिन स्थिति ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। सब बिहार में निर्माणाधीन पुल पुलिया गिरने की खबर तो आपने अक्सर सुना होगा और आज जो है हम जो दिखाने जा रहे हैं ये पतरघट प्रखंड का जो है पामा पंचायत का वार्ड नंबर 10 है, जहाँ की तकरीबन 69 लाख की लागत से जो है पैक्स भवन का निर्माण कराया जा रहा था। किस तरह से जो है निर्माणाधीन पैक्स भवन जो है ध्वस्त होकर के जो है धराशायी होकर के गिर गया। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये पामा गाँव का जो है वार्ड नंबर 10 है। ये बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति है, कैसे गिरा? ये गिरा, इसमें ना सरिया दिया है, 8 mm का सरिया बीम में डाला है, ना सीमेंट दिया है, लोकल बालू पे जोड़ दिया है और पूरी राशि लोग इधर उधर कर रहा है। ये गोदाम का आप लोग के सामने स्थिति है, इसमें सारा घटिया सामान जितना सामग्री था सब घटिया लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कितना कैसा ईटा है, कैसा बालू है, लोकल बालू का है प्रयोग किया गया है, सीमेंट का प्रयोग कम किया गया है। स्थानीय के लोगों का कहना है जो लूट खसोट की गई है, अनियमितता बरती गई है। जहाँ तक विभागीय इंजीनियर की बात है, उनको अभी यहाँ पे कभी देखा भी नहीं गया है। ऐसे में जो है जिस तरह से यह पैक्स भवन जो है ध्वस्त होकर के गिर गया है तो कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, झारखंड चुनाव में प्रचार करेंगे सीएम नीतीश कुमार। मंत्री विजय चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि झारखंड में 2 चरण में चुनाव होना है। 13 और 20 नवंबर को ये चुनाव होंगे। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि नीतीश कुमार को झारखंड में चुनाव प्रचार करने के लिए जाना है और वहां वो एनडीए की जीत के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। गठबंधन के घटक दल इसकी मांग पहले से कर रहे थे। नीतीश कुमार अपनी सुविधा के अनुसार जल्द ही चुनाव प्रचार में जाने वाले हैं। प्रचार में तो स्वाभाविक रूप से वो मुख्यमंत्री हैं, हम लोग के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो करेंगे इसका फैसला, वो स्वयं लेंगे। लेकिन मांग इसकी अभी से हो रही है, जो दूसरे दल के उम्मीदवार हैं, दूसरी पार्टियां हैं, वो भी उनके मतलब चुनाव प्रचार में शामिल होने का अनुरोध कर रहे हैं। हम लोगों के दल के तरफ से भी अनुरोध है, हमारे उम्मीदवार की तरफ से भी अनुरोध है। बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने विवादित बयान के मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने की बात कही थी, किसी धर्म या संप्रदाय विशेष पर बयान नहीं दिया था और इस देश में सभी धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है। देखिए, बयान को तोड़ मरोड़ के चलाया गया है, पूरे बयान नहीं दिखाया। मैंने कहा हिंदू एक सभ्यता है, एक हमारी संस्कृति है, हिंदू जीवन पद्धति है और अररिया में रहना है हम लोगों को, तो निश्चित रूप से हिंदू को संगठित होना पड़ेगा। तो मैंने अपने हिंदू समुदाय के लिए कहा कि जात वर्ग में मत बट। मैंने कभी मुसलमान शब्द का वहाँ जिक्र नहीं किया है। ये अररिया में रहना है, यह मुल्क सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बराबर अधिकार है। वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एक बयान से सियासत गरमा दी है। उन्होंने कहा सरकार प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है जिसमें जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वही स्थानीय निकायों में उम्मीदवार बनने के योग्य होंगे। चंद्रबाबू नायडू के बयान पर बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का दिलचस्प बयान आया। उन्होंने कहा कि बच्चे ऊपर वाला देता है, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है। साथ ही ये भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार जनसंख्या घटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस पे क्या टिप्पणी करना है? बच्चे किसी को 2 हैं, किसी को 4 हैं, किसी को 6 हैं, किसी को 1 हैं। तो बच्चे जैसे ऊपर वाला देता है उसको क्या, उसके आगे क्या बोलना है? आप सहमत हैं उनके बात पे? हाँ ठीक है, बच्चे हैं तो। लेकिन बिहार में आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम जो उपाय कर रहे हैं उसका फायदा मिला है, जो प्रतिशत था पहले बजाय। अच्छी बात है, वो भी नेता का जो सोच है वो भी ठीक है। और बाकी जो बच्चे हो रहे ऊपर वाला उसमें आप क्या करिएगा?
बिहार सरकार की ओर से पंजाब के लुधियाना में निवेश बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के प्रतिनिधि पंजाब और देश के अन्य राज्यों के उद्योगपतियों को निवेश के लिए ऑफर करते नजर आए। बिहार सस्ती दरों पर जमीन, कुशल श्रमिक, सिंगल विंडो क्लियरेंस, स्टैंप ड्यूटी में बड़ी राहत के साथ साथ बिजनेस फ्रेंडली माहौल के अवसर भी दे रहा है। खासतौर पर सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनकी नजर कपड़ा और होजरी उद्योग पर है। पिछले साल हमने 50,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से उन्होंने पिछले 10 महीनों में 38,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। बेहतर कानून व्यवस्था से भी व्यापार का बेहतर माहौल बना है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी या इंटरेस्ट सबवेंशन का देते हैं, पावर टैरिफ सब्सिडी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी है, फ्रेट रीइंबर्समेंट इंसेंटिव है, पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए भी देते हैं, टैक्स रिलेटेड इंसेंटिव्स देते हैं, स्किल डेवलपमेंट सब्सिडी है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे 100% एग्जेम्पशन है, लैंड कन्वर्शन फीस पे 100% एग्जेम्पशन है। तो ये मेरे को लगता है पूरे इंडिया में ये सबसे रोबस्ट पॉलिसीज, सेक्टोरल पॉलिसीज हम लोग लेके आए हैं और यही उसी की वजह से हमारे पास इन्वेस्टर्स काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। देखिए, विगत कुछ वर्षों में जो बिहार का परसेप्शन है वो काफ़ी बदला है और इस चीज़ को हम लोग दिखाने के लिए अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। लुधियाना भी उसमें से एक शहर है जहाँ पर जो बदलता बिहार है उसका पिक्चर हम लोग दिखाना चाहते हैं और इसके कारण ये जो इमेज बदल रही है उसके कारण काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है राज्य में अब एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए बहुत सारी यूनिट्स जो पूरे देश में और विदेश में भी हैं वो चाहते हैं कि बिहार में भी उनका एक एक्सपेंशन का एक यूनिट हो, क्योंकि वहाँ पर लेबर की एबिलिटी बहुत चीप है। पटना में एससीईआरटी की ओर से पहली बार आयोजित तरंग कला उत्सव में छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। निर्णायक मंडल भी बच्चों की प्रतिभा पर काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। तरंग कला उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य भर के बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। यानी पहले जिलों में इन लोगों ने इम्तिहान दिया, वहां पर मौका मिला और वहां से पास करने के बाद फिर एससीईआरटी पहुंचे हैं और राज्य स्तरीय कार्यक्रम में तमाम बच्चों ने बेहतर प्रतिभा का एक तरह से प्रदर्शन किया है, जिसके बाद सभी को सम्मान दिया गया है। और हाथ में देख सकते हैं अवार्ड लेकर बच्चे जो हैं गवाही दे रहे हैं कि हम सरकारी स्कूल के बच्चे किसी से कम नहीं है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने लखीसराय जिला से स्टेट लेवल तक आई हूँ। कोई बच्चा होता है जो हिम्मत भी नहीं करता है कि प्रैक्टिस करे और किसी के पेरेंट्स भी हैं कि मना करते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरे विद्यालय से हमेशा मेरे को सपोर्ट मिला है ताकि मैं अपने जिला लेवल का नाम रोशन कर सकूं। सबसे पहले तो एससीईआरटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि सरकारी विद्यालय के बच्चों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया गया और ये बच्चे पहले जिले लेवल पे इनकी जो है भागीदारी रही और वहाँ से जो विनर हुए वो यहाँ तक पहुँचे और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया। निधि चौधरी, जिस तरीके का इन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर इसमें भागीदारी दिखाई है वो हम सब के लिए भी एक बहुत उत्साहवर्धक प्रयास है ये हमारे तरफ से। और हम जिस तरीके से इन लोगों की भागीदारी हुई, जितना बेहतर इन लोगों का प्रदर्शन हुआ है, जैसा कि मैडम कह रही थी कि विनर चुनना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन चूंकि ये कवायद है तो हमने इसको किया। ये प्रूव किया है अगर इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में ही नहीं बल्कि देश में बिहार का नाम रोशन करेंगे। मेरे यहाँ से 4 बच्चियाँ अलग अलग विधाओं में प्रथम आई हैं और वो बच्चियों को जब मैं लेकर यहाँ आया और गार्जियन को बताया कि आज के क्षेत्र में बच्चियाँ काफ़ी अच्छा पहल कर रही हैं, काफ़ी आगे जा रही हैं और आपकी बच्ची भी अच्छा करेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए प्रेरित हूँ। मैं अपने ज़िलों में एक संदेश देना चाहता हूँ, बल्कि अपने पूरे राज्य में संदेश देना चाहता हूँ कि सफलता के राह में या मंजिल पाने के राह में कांटे तो जरूर मिलते हैं, लेकिन कांटे पर भी वो चलकर दिखा देते हैं जिसके पास जुनून होते हैं। शिक्षक भी मांग कर रहे हैं और बच्चे भी मांग कर रहे हैं कि हर साल इसी प्रकार से आयोजन हो ताकि जो छुपी हुई प्रतिभा है उसमें एक तरह से निखार आ सके, इसके साथ साथ बच्चों का भी जो है मनोबल ऊंचा हो सके। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।